अच्छा जी। सो ये आ गया। अबे भाई ये 0001 लिख के ना तुम लोग आदत मत डालना पेपर में, तुम लोग ने कैंडिडेट नंबर सेंटर नंबर सही लिखना है, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा है भाई, मज़े में? ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन यार, तुम लोग की वजह से जागा हूँ रात में यार। अच्छा जी। आज अभी शुरू करते हैं। कौन कर लेगा? जैनब से करवाते हैं, जैनब बेचारी सुबह से आई हुई है। जैनब जरा रीड कर लोगे प्लीज। Energy is stored in a metal wire that is extended elastically. Explain what is meant by extended elastically. हम्म। एक्सटेंडेड का मतलब है कि स्ट्रेच हुआ हुआ है, इलास्टिकली का क्या मतलब है आपके ख्याल में? एनी आइडिया? मतलब it's gonna return to इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वेरी गुड। सही हो गया। क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है या सिस्टम यहाँ पे रुक गया है? ओके, माय प्रॉब्लम। सही है। सो हम ये कह रहे हैं कि एक मिनट, बड़े मसले मसाइल है भैया। सो the wire, the the object return to its original position when the load removes। ओके आगे चलिए प्लीज। show that the SI units of energy per unit volume are kg per meter per second square. ओके अच्छा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह रहा है। सो एनर्जी ओवर वॉल्यूम आपने करना है। सही है। सो एनर्जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भैया, कैसे हो, मज़े में हो? सो ठीक सर, आप सुनो। बेहतरीन बेहतरीन भाई। अबे तुम लोग के पास दो तो तुम लोग ने कोई और क्लास भी ली है क्या आज? अरे प्रैक्टिकल की क्लास ली थी ना? सर मैथ्स की क्लास। अबे नहीं, मेरे साथ। अच्छा, वो दिन के टाइम पे। हम्म। ओके। सो एनर्जी का यूनिट आपके पास सर होता है ये के कौन जी। सा पेपर है? 2013 का 21। सही। एंड वॉल्यूम आपके पास होगा। मई जून 21। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखो मैं भी देख लेता हूँ भाई। मई जून 21 13। सही, 2013। चलो आ गया भैया, आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सही, ये सिंप्लीफाई करोगे एक बच जाएगा आपके पास के जी मीटर -1 एस -2। चलो आगे आ जाओ प्लीज। For a wire extended elastically, the elastic energy per unit volume X is given by this formula, where C is a constant, E is the strain, E is the Young modulus of the wire. Show that C has no units. सो दैट सी हैज नो यूनिट। ओके फाइन। क्या कर सकते हैं भाई? सो एक्स हमारे पास है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टेट में वहाँ से आ जाएगा। सही है। सबसे पहले तो सी को अगर अलग कर लें, काटने पीटने में आसानी होगी। सही है। सो एक्स ओवर सी टाइम्स एप्सिलॉन स्क्वायर्ड टाइम्स कैपिटल ई इज इक्वल टू सी। सही हो गया। सो एक्स हमने निकाला था के जी मीटर -1 सेकेंड -2, राइट? पर यूनिट क्या था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। एंड उसके बाद जो है वो हमने, अच्छा सी दो जगह आ गया, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओके। ई या एप्सिलॉन
ये जो गंदी सी चीज़ है इज द स्ट्रेन ऑफ द वायर, सही है। अच्छा, स्ट्रेन अगर तुम देखो, याद है तुम्हें स्ट्रेन क्या होता था? अबे यार, एक तो बनाना अजाब है। सो स्ट्रेन का मतलब होता था एक्सटेंशन over the original length and it has no unit. Okay, no unit, so you can ignore it. Okay, you can ignore it. सर 1 सेकंड के लिए बी पार्ट दिखाना। बिल्कुल देख लो भाई, 1 सेकंड तो हो गया। अच्छा जी, जी देख जी हो लिया। गया। अच्छा जी, सो अच्छा, नो यूनिट है उसको हमने इग्नोर करा दिया, सही है। अच्छा, यंग मॉडल, ये जो यंग मॉडल्स है, यंग मॉडल्स हमारे पास होता था पास्कल। पास्कल हमारे पास जस्ट केजी मीटर -1 सेकेंड -2 होता है, राइट। सो इसको यहाँ पे रख लिया, -1 एस -2, राइट। सब कुछ कैंसिल हो गया एंड सो सी हैज़ नो यूनिट। तुम लोग साला बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो छाप रहे हो ना यहाँ से, कि अच्छा ये लिखा चश्मा सही करके तुम लोग जो है ना सही सही गलत छाप रहे हो, है ना। सर प्लीज टेक अ साइड वाली सर आवाज़ आई पीछे से। बोलो बोलो। यंग मॉड्यूल इसका क्या है? ये ना एसआई फ्रेश, बेस यूनिट। ये लिखा तो है साइड में। देखिए क्वार्टेरिक है ना। अरे यार, देखो देखो, हाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ओके। बे। व्यूज दे देना, वहां जाके 2-4 व्यूज आ रहे हैं, शर्म की बात है यार। अच्छा, देखो ना सीन ये इसका यंग मॉडल्स हमारे पास होता है, यंग मॉडल्स हमारे पास होता है FL/AE, राइट। अगर तुम उससे निकालना चाहो, सो सॉरी, अगर तुम उसको एक्सपेंड करके लिखना चाहो, सो एफ तुम्हारे पास होता है केजी मीटर सेकेंड -2, और एल तुम्हारे पास है मीटर के अंदर, और एरिया तुम्हारे पास है मीटर स्क्वायर के अंदर, राइट। और ई तुम्हारे पास है मीटर के अंदर। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, जब 2 मीटर ऊपर जाएंगे सो ये हो जाएगा केजी मीटर -1 एंड एस -2। बच्चों क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं, आगे रीड कर लो तो। ये कौन करेगा यार? ये फोर्सेस वाले क्वेश्चन में किसी को मसला है? कंपोनेंट में कोई कोई बनाने में मसला कर रहा था एक तो। जैनब, नहीं जैनब ने सही किया था, मनाइल ने भी सही किया था। राफे से करवा दे, राफे सर रीड कर लियो तो भाई। Distinguish between mass and weight. Mass हम्म। is the amount of matter in an object. अरे यार, ओ लेवल हो गया है तो। अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट इन द बॉडी, ओके फाइन। आगे आ जाओ। यस। Sir, weight के लिए हम वो लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला पूरा, mass into gravitational field strength. ओके, यहाँ पे कह दो कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस बाय द मास, ये ग्रेव जी वेट लिखे, हाँ सही है। सो सो आप कह सकते हो कि भाई फोर्स experienced due to due to gravity अच्छा by the mass हम लिखते हैं, for experienced by the mass, experienced by the mass due to gravity, okay। अच्छा, इसकी ना मैं एग्जाम में रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या लिख रहा है वो, ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। मार्किंग की वैसे देख लें अगर, मार्किंग की समवॉट सेम ही होती है। हमने क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन मोशन, ये भी लिख सकते हो, मेजर ऑफ इनर्शिया टू चेंज इन मोशन, ओके। वेट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके फाइन। और अगर हम इसकी एग्जामिनर बता देते हैं कि भाई क्या गलती हो रही है, सही है। क्वेश्चन 1 तो हमने वैसे कोई ऐसा नहीं था। Candidates should be advised to learn the meaning of such term. Many merely mention the scalar and the vector quantities. Others refer to gravity rather than the gravitational force. Okay. सही, ग्रेविटी मत बता देना, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स पर यूनिट मास मत बता देना, गलत हो जाएगा वो। चलो आगे रीड कर लो भाई। an object O of mass 4.9 kilograms is suspended by a rope A
that is fixed at point B. The object is pulled to one side and held in equilibrium by a second rope B as shown in figure 2.1. भाई इक्विलिब्रियम बोले तो Rope A equilibrium मतलब no resultant force or no net moment. सर कांस्टेंट वेलोसिटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही। और अगर तुम यहाँ पे सिर्फ इस सिस्टम से रिलेट करोगे तुम ये बोलोगे कि नो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंट की जरूरत नहीं है और कांस्टेंट वेलोसिटी की भी जरूरत नहीं है, स्टेशनरी बोल दोगे राइट, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है। चलो वेरी गुड, आगे आ जाओ। Rope A is at angle theta to the horizontal and rope B is horizontal. The tension in rope A is 69 newtons and the tension in rope B is T. On figure 2.1, draw arrows to represent the directions of all the forces acting on object O. हम्म। अच्छा जनाब, तुमसे उसने कहा भाई कि टेंशन इन द रूप बी। सही है, टेंशन रूप बी में कहाँ पे होगी भाई, कोई आइडिया? सर टूवर्ड ओके पॉइंट ओ। पे। हम्म, पॉइंट ओ की तरफ, ऐसा कह रहे हो? जी जी और रोप ए पे क्या होगी? वो भी ओपी होगी। जी ओ की तरफ ही वो बी होगी। पे होगी। ऐसा पी पे कह रहे हो, ओ पे कह रहे हो? तो फिर ये वो कैसे हो रहा है? ये वो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या बोलते हैं अपना, आप कह लो कि इक्विलिब्रियम पे कैसे बन रहा है, फोर्सेस बन रही है इक्विलिब्रियम पे? सर पी पे नहीं होगा ए का। या बल्कि नहीं, पी पे कर करोगे तो फिर नहीं बनेगा, वो सिस्टम ऊपर निकल जाएगा। समझ लो, जी क्योंकि देखो फिर अगर हम फिक्स इसके, पॉइंट की तरफ होता है ना टेंशन। अगर हम, यस, तो इधर तो दो फिक्स पॉइंट पी और ओ। देखो अगर तो तुम ओ ले लो, सही है, सो पी ना लो, ओ ले लो, सही है, क्योंकि अगर पी लोगे तो इसका जो कंपोनेंट होगा ना, वो तुम्हारे पास, अगर तुमने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है तो इसका एक कंपोनेंट ये बन रहा है, दूसरा कंपोनेंट ये बन रहा है, सही है। हम बना के देख लेते हैं कि हमारे पास बन रहा है नहीं बन रहा। एक कंपोनेंट इस केस के अंदर इसका ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, राइट। सो अब ये कंपोनेंट तो इससे बैलेंस हो रहा है, राइट, बट वेट नीचे लग रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो सिस्टम नीचे चला जाएगा, सही है। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लें, इस डायरेक्शन में लें, राइट, सो अब क्या होगा? अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि भैया ये यहाँ पे आपके फोर्स लग रही होगी तो वो उसके साथ कपल बना लेगा और ये वेट को बैलेंस करेगा, राइट। इज सस्पेंडेड नहीं, फिर गलत होगा। सो कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट ओ ऑफ द मैच दिस मच इज सस्पेंडेड बाय द रोप ए दैट इज फिक्स्ड एट पॉइंट बी, ओके। द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टू वन साइड एंड हेल्ड इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि ये वाली फोर्स आपको यूं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो तुमसे कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टू वन साइड, ओके। सो and held in equilibrium by the second force, सही है। तो pull to one side, so you just खींच लो दूसरी तरफ एंड ये आपके पास वहाँ पे ही है, सही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस। नहीं सर ये समझ नहीं आया। देखो ना, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टू वन साइड एंड held in the equilibrium by the tension by the second row B as shown। अच्छा जी, उन्होंने कहा, वैसे उन्होंने कहा टू पुल टू वन साइड, तो चलो फाइन, आप ये कह सकते हो कि भैया हमें नहीं पता चल रहा कि पुल उसने राइट वर्ड किया हुआ है या लेफ्ट वर्ड किया हुआ है, राइट। उसने एक वो तो बांधी हुई है, सही है, उसने एक रोप तो लगाई हुई है, बट उसमें पुल वो किस तरफ से कर रहा है, सही है, तो वो हमें नहीं पता चल रहा, सही हो गया। लेकिन हमें इक्विलिब्रियम पे रखना है। रोप ए इज इट एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एंड बी इज एंड द रोप बी इज हॉरिजॉन्टल, द टेंशन इन द रोप ए is 60 and the tension in the rope B is T. Okay, fine. सर So हमने draw तो the ये लिखा था कि टेंशन मीट करती है एक पॉइंट पे। दो देखो, रोप्स की अगर टेंशन है तो वो एक पॉइंट पे मीट करती मीट तो होनी चाहिए, मतलब अगर, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम बनाना है, सो इक्विलिब्रियम पे अगर आप ये कह रहे हो कि भाई एक फोर्स यहाँ पे आनी चाहिए और एक फोर्स यहाँ पे आनी चाहिए, सही है, लेकिन यहाँ पे ओ का वेट भी तो आ रहा है ना, वेट नीचे आ रहा है, तो जो सिस्टम के अंदर जो सारी चीज़ें होंगी वो वेट को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, राइट। चलो चलो, इसकी इसकी मार्किंग की देखते हैं, मार्किंग की एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं। मार्किंग की, अब वो कह रही है एरो वर्टिकली डाउन थ्रू ओ, ओके,
टेंशन फोर्स इन द करेक्ट डायरेक्शन ऑन रोप। अच्छा, इन्होंने कोई बताया नहीं, सही है। एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या एग्जामिनर क्या कह रहा है। Question 2, part B. This was generally answered correctly. Minority did not show 69 Newton force acting along the rope, rather than they showed vertical and horizontal component. Many without explanation, and consequently did not answer this question. Okay, fine. So ये बेसिकली आपको वर्टिकली डाउनवर्ड ले रहा है और टेंशन यहाँ पे दे रहा है, सही है। तो ये इस तरह से आपके पास बन जाएगी, सही हो गया। और इससे आपके पास जो है ना फिर ये सिस्टम बैलेंस हो रहा होगा, सही हो गया। चलो। तो फिर दोनों फोर्सेस ओ की तरफ एक्ट करती हैं। हाँ जी, यहाँ पे इस केस के अंदर दोनों फोर्सेस ओ की तरफ ऐड करनी चाहिए, ताकि और वो आपका जो है ना। डाउनवर्ड फोर्स में है ना, अबे कहाँ से बैठ के बोला, आवाज़ ही नहीं आ रही। मुंह के सामने कुछ रखा वो हुआ है एक मेरे ख्याल से। डाउनवर्ड फोर्स भी है। कौन सी, वेट की? जी। यार अगर तो आप इन दोनों मतलब वेट को अगर आप इग्नोर करो, इन दोनों फोर्सेस का अगर आप रिजल्टेंट बनाओ तो वो जीरो बन जाएगा, सही है। और फिर वो वेट के साथ कुछ ना कुछ बनाएगा। देखते हैं आगे आगे क्या काम करवाता है। अगर तो आपसे बोल रहा है कि चलो एंगल थीटा निकाल दो, और अगर हम बनाते देखते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं क्या बनता है हमारे पास। अगर हमारे पास जो है वो वेट आ रहा है डाउनवर्ड, सही है, ये वेट आ गया, सही है। एंड इसके जो कंपोनेंट आएंगे वो दो कंपोनेंट बन जाएंगे, सही। एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, जो कि आपके पास हो जाएगा, और एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, सही। इस केस के अंदर ये वाला कंपोनेंट इधर को आ रहा होगा। सो टी ए एंड कॉस थीटा एंड टी ए एंड साइन थीटा, सही है। अच्छा जी, और ये टी भी हमारे पास आ रही है, ये टी भी हमारे पास आ रही है, ओके। अब अगर आप सोचो कि भाई आपको तो इक्विलिब्रियम बनाना है, सो जब आपको इक्विलिब्रियम बनाना है तो आपके पास सिस्टम बैलेंस तो नहीं होगा इससे, यानी टेंशन भी अगर नीचे लगाओगे और आपके पास जो है वेट भी अगर आप नीचे लगाओगे तो सिस्टम बैलेंस तो नहीं हो रहा, राइट। और आप यहाँ से निकाल लो, थीटा निकाल लो। सिस्टम अगर हम इसको इधर लगा रहे हैं तो सिस्टम इससे तो बैलेंस नहीं हो रहा, सही। अगर हम इसको ऊपर लगा रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ हमें बैलेंस करके दे रही है, सही है। ये हमें वेट बैलेंस करके दे रहा है। हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास टी ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, सही है, क्योंकि दोनों अपोजिंग फोर्स आ रही है, सही है। और टी आपके पास है 69, सही है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। और मास वास कुछ दे रखा है, 4.9 दिया हुआ है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास आपके पास है 4.5 अपॉन हट बाई 4.9 इंटू 9.81 divided by 69 and sine inverse, सही है, और इक्वल्स टू थीटा। जरा निकाल दो कितना आ रहा है। ओह, Sir, 44. 44। सर एक डाउट था। अब बोलो बोलो, एंगल से रिलेटेड तो नहीं है, और सर टेंशन से। एम जी पे क्यों इक्वेट करते हैं? देखो देखो, अब सीन ये है, आपके पास जो है ना टेंशन की अगर आप करेक्ट डायरेक्शन बनाओगे तो ये डायरेक्शन बन जाएगी। ये आपके पास तीन फोर्सेस बन रही हैं, एंड इसको जो है, एक मिनट देना, मैंने भी आपका आंसर नहीं किया है आपका क्वेश्चन। ये सही है, ये आपके पास तीन डायरेक्शन आ रही है, सही है। तीन फोर्सेस की तीन डायरेक्शन आपके पास आ रही है। टेंशन इन द ए अब वो लग रही है, टेंशन इन द बी इस डायरेक्शन में लग रही है, और वेट डाउनवर्ड लग रहा है, राइट। और इससे आपके पास सिस्टम पूरा बैलेंस हो रहा है, सही हो गया। अच्छा जी, अब पूछो क्या पूछो। यस। ये आपने वो डायरेक्शन दोबारा चेंज कर दी, जी, वो जो टेंशन की हमने। देखो टेंशन, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, सही है। इस ऑब्जेक्ट पे वेट लग रहा है डाउनवर्ड, सही है, सही हो गया। इस वेट के, अच्छा एक, आप जो है ना वो यहाँ से इस पे फोर्स लगा रहे हो,
सही है, टी बी की। सही है, वेट को बैलेंस करने के लिए आपके पास जो भी फोर्स होनी चाहिए वो यहाँ से अपवर्ड होनी चाहिए, राइट। सो एक कंपोनेंट उस फोर्स का यहाँ पे आएगा, सही है, जो कि टी बी को बैलेंस करेगा, और एक कंपोनेंट उस फोर्स का यहाँ पे आएगा जो कि वो टी जो कि वेट को बैलेंस कर रहा होगा, राइट। सो टी ए का एक कंपोनेंट जो कि हम कह रहे हैं कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट अगर हम यहाँ बना दें अपवर्ड डायरेक्शन में, और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दें, तो वो जो है हमारी फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। सो इस वजह से हमने टी बी को इस डायरेक्शन में रखा। क्लियर हो गया? सही हो गया। अच्छा, जी सर, तो वो जो एरो से हमने मार्क की थी पिछले क्वेश्चन में वो गलत थी मतलब? यानी जो ये जो टेंशन इधर वो, मार्क की थी पार्ट बी था मेरे ख्याल हाँ से, जी हाँ जी हाँ जी, ये वाला, ये नहीं होगा वो ऐसा, टूवर्ड्स वो नहीं। नहीं होगा नहीं होगा। सर लेकिन जो आपने यहाँ पे एरोस बनाया आप वो अगर वेक्टर से देखें तो वो तो रिजल्टेंट फोर्स उसमें सही मतलब नहीं आ रही है, टू टेल रूल नहीं हुआ। एक मिनट, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, इस चीज़ को बस सही कर लो। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अबे सिंपल सा यार, भाई देखो इसके अंदर आपको, इसके अंदर बस आपको ये देखना है, अगर आप इसको हटा भी दो, सही, ये चीज़ आपके पास कंपोनेंट बनाए हुए, ये तीन फोर्सेज है, ये तीन फोर्सेज एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, आप इसमें हेड टू टेल रूल लगा नहीं सकते क्योंकि आपको इनकी लेंथ नहीं पता है, राइट। लेकिन अगर आप देखो वेट आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है, सही है, और ये वाली टेंशन आपके पास यूँ जा रही है, सही है, आप इसको यहाँ पे रख दो, सही है, और ये सर आपके लेकिन ये पास दो में, टेंशन की हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? देखो ना, पहली वाली टेंशन टुवर्ड द फिक्स पॉइंट लगा दी पी पे, सही है, देखो सारा जो काम हो रहा है ना वो वेट डिसाइड कर रहा है, अगर आप सारी चीज़ हटा दो, सही है, कुछ भी नहीं पता, आपको ये पता है कि वेट कहाँ पे लग रहा है, सही है, आपको ये पता चल जी रहा है भाई वेट डाउनवर्ड लग रहा है, ऐसे ही जी है, सर। यस। अच्छा, वेट को काउंटर ऐड करने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन बी से तो कुछ भी नहीं हो सकता वेट का, राइट। टेंशन इन द ए जो है वो, यानी रोप ए जो है ना वो वेट को बैलेंस कर सकती है, ऐसे ही, सही है। तो मुझे बताओ उसको जी बैलेंस सर, करने के लिए जो उसका कंपोनेंट होना चाहिए वो अपवर्ड होना चाहिए डाउनवर्ड होना चाहिए? अपवर्ड होना चाहिए। अगर उसका कंपोनेंट अपवर्ड है तो उसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे आ जाएगी? यस, टेंशन पॉइंट यहाँ पी पे आ की जाएगी, तरफ। पॉइंट पी की तरफ आ जाएगी, सही है। जब इसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई तो अब यहाँ से इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन भी हमें पता चल जाएगी, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट उधर है तो अगर फाइनल की पता चल गई तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी उधर होना चाहिए। और इसको बैलेंस करने के लिए यानी टी ए कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए रो बी के अंदर टेंशन कहाँ लगनी चाहिए? लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, राइट। समझ पा रहे हो? अब हो गया क्लियर? जी सर, अब क्लियर है। सही हो गया, परफेक्ट, सही है। सो जो गिवन है उससे देख के और फिर आप बना लो, सही हो गया। चलो, ओके जनाब। अच्छा, ये वाला रट्टा मत लगाओ कि जो है ना टुवर्ड टुवर्ड द फिक्स पॉइंट या अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट होती है टेंशन, सही है। टेंशन बेसिकली बेसिकली फिक्स पॉइंट की तरफ होती है, टुवर्ड द फिक्स पॉइंट होती है, बट ओ इज़ नॉट द फिक्स पॉइंट, वो मूवेबल पॉइंट है, राइट। तुम उसको इक्विलिब्रियम पे लाओ, अगर तुम और तेज़ खींचोगे तो वो मूव हो जाएगा, पी इज़ अ फिक्स पॉइंट, राइट। खैर, आ जाओ, ये निकल गया। टेंशन, कौन सी टेंशन भाई? एक तो टेंशन हमें पता है, दूसरी वाली हमें नहीं पता सर है, टेंशन टेंशन बी। बी। हाँ जी, निकाल लेते हैं, आ जाओ। टेंशन बी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से रिलेट हो रही है, सही है। सो हमने कहा कि भाई टेंशन इन बी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ओके। सो टी इज इक्वल टू 69 कॉस 44, निकाल दो कितना आ रहा सर 49.6। है, ओके। सो टी बी आ रहा है 49.66, 50 ले लें, 50 ले लें, 50, ओके। भाई समझ में आ रहा है, ज़रा हाँ ना बोलते रहो, सही है। स्केल ड्राइंग वाली चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहा है, चलो। अच्छा, वैसे इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं, एग्जामिनर क्या कहते हैं। हम्म, नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहा, सही है। चलो, आ जाओ भाई, रीड कर लो, कौन रीड कर लेगा? इब्राहिम तुम रीड कर लो, पहले वाले इब्राहिम तुम रीड कर सकते हो क्या?
हम्म जी सर, an object falls vertically from rest through air. Share and explain the energy conservation that occurs as the object falls. हम्म क्या क्या होंगी सर, gravitation potential एनर्जी energy, GP. किस में जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट पे जीपी ज्यादा होगी, फिर ओके, काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगी। चलो सही हो गया। फिर एंड में थर्मल। एंड में ओके, देखो उसने एयर कहा हुआ सर है वो तो रेस्ट पर है शुरू में। शुरू में रेस्ट पे है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट? सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एट द स्टार्ट it will have maximum gravitational potential energy GPE। पेपर में GPE मत लिखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखना, राइट? एंड as it moves down, sum of GPE converted into heat and sum into, या हम ये कह सकते हैं कि सम कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सम कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, राइट? ये कह सकते हैं, सही। एज सर हीट कैसे हुआ? द स्पीड इंक्रीजेस, थर्मल एनर्जी रेजिस्टेंस, थर्मल एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से यार, सही हो गया। समझ पा रहे हो? अगर आपने रीजन लिखना है, आप इस सर एक तरीके बार से लिख रिपीट सकते कर हो। देंगे, इंटरनेट प्रॉब्लम से हुआ था। देखो, एक मिनट। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट या थर्मल एनर्जी ड्यू टू ड्यू टू द वर्क डन against resistive force, okay, resistive force, okay, and some into kinetic energy as the speed increases, सही है, increases as it falls, सही। is that clear? समझ में आ गया कोई मसला? yes, हाँ ना बोल दो प्लीज। अच्छा, अगर तुमसे कह रहा होता कि भाई एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वर्टिकली फ्रॉम द रेस्ट, या ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली इन द एयर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर तुम क्या कहते हैं चेंज इन एनर्जी के अंदर? यस, एनीबॉडी? फिर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल सर कर रहा उसमें है, थर्मल एनर्जी नहीं होती। थर्मल एनर्जी नहीं होगी। वो देखो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट फोर्स नो रिजल्टेंट जीरो होगी फोर्स। ना? अबे एनर्जी के टर्म में बताओ ना, फोर्सेस के टर्म में नहीं पूछ रहा, एनर्जी के टर्म में। रेजिस्टिव फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अरे मेरी काइनेटिक जान, एनर्जी। अबे एनर्जी के टर्म में बोलना यार प्लीज। एनर्जी मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ओके, अबे तो होगा क्या, पूरी मतलब कंजर्वेशन दो ना। सर स्टार्ट पे तो यही होगा कि काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, और वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही होगी थर्मल एनर्जी के अंदर, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, राइट? ये याद रखना, ये भी पूछते हैं, ओके? सर वो क्लियर? होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस जीपी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। नहीं ना, सिर्फ आप ये बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द थर्मल एनर्जी, बस। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, सही है, ये हो जाएगा। क्लियर है? सर तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, मतलब जो मैक्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट स्पीड पे इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। बच्चा वो नहीं ना, नहीं कर सकते ना वो। देखो, उस फॉर्मूला के लिए चेंज होना रिक्वायर्ड है ना, स्पीड चेंज हो तो फिर ये अब करोगे,
स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही। समझ रहे हो? अगर देखो, आपका ऑब्जेक्ट इधर है, सही है, और उस वक्त जो है वो इस स्पीड पे, वो जीरो स्पीड नहीं थी उसकी, राइट? क्योंकि अगर जीरो स्पीड नहीं होगी तो ये पॉसिबल है। अगर लेट्स से वो 5 की स्पीड पे चल रहा है, राइट, और वो यहाँ पे आया, यहाँ पे भी उसकी स्पीड 5 ही है, राइट? तो जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं रहा, तो आप इक्वेट कैसे करोगे, राइट? समझ पा रहे हो? यस। जी सर। सही हो गया। तो ये आपके पास जो है दो कहानी थी। खैर, वो मैंने ऐसे ही पूछा, ही आगे आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। यहाँ पे इसकी इसकी ये देख लो। There were very few complete answers. Many candidates merely state that the object fall potential energy is converted to kinetic energy. Right. At this level, it was expected that that reduction in the gravitational potential energy would be related to the decrease in the height. अच्छा, ओके, ये हमने नहीं लिखा। Decrease in the height, kinetic energy would be related to increase in the speed, and thermal energy would be related to the work done. Okay, so they are basically saying कि तुम्हारे पास जो भी एनर्जी चेंज आ रहा है ना सिस्टम के अंदर, तुमने उस एनर्जी चेंज को बताना है कि वो क्यों आ रहा है, राइट? सो जीपीई जैसे जैसे डिक्रीज होगी, हमने उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन वो कन्वर्ट हो रही है इनटू हीट और इनटू वर्क डन, तो हमें मे भी 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर पता नहीं, अल्लाह जाने तीसरा देगा ही नहीं देगा। खैर, आगे आ जाओ भाई। कौन रीड करे? इब्राहिम रीड करो प्लीज आगे। A ball mass 150 grams is thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 meter per second. Calculate the initial kinetic energy of the ball. सही है। हाफ एम पी स्क्वायर लगा लोगे स्ट्रेट अवे। सही है। सो हाफ इंटू 150 ग्राम है। सही है। सो इंटू, यानी इसको आप जो है, 53। कितना भाई? नहीं, वो 150 कन्वर्जन कर रहा हूँ। 47 जूल्स। 47 जूल्स। ओके भाई, आगे आ जी जाओ। 47। परफेक्ट। यस, जल्दी रीड कर ले यार। Oh, sorry, sir. The ball reaches a height of 21 meter above the point of release. For the ball rising to this height, calculate the loss of energy of the ball to air resistance. ओके, अच्छा 3 नंबर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इनिशियली आपके पास, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका होगा, सो इनिशियली आपने फेंका होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, राइट? और जब उसने मैक्सिमम हाइट रीच की है, बॉल रीचेज हाइट ऑफ 21 अबव द रिलीज पॉइंट, ओके। जब उसने मैक्सिमम हाइट, लेट से यहाँ पे बॉल पहुँच गई है, सही है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट बाय द वे उसने नहीं कहा है, द बॉल रीचेज द हाइट ऑफ 21 अबव द पॉइंट ऑफ द रिलीज, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई है बॉल, सही है। सो इस पॉइंट पे मे बी पॉसिबल उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो, मे बी पॉसिबल उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, सही है। सो but for the ball rising to this point, calculate the loss of the energy of the ball due to the air resistance, सही है। सो यहाँ पे अगर हम जी निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दें, वैसे मुझे एक चीज़ यहाँ पे लग रही है कि भाई यहाँ पे आपके पास वो भी होना चाहिए, मतलब एम जी एच नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर भी यहाँ पे लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोल नहीं रखा कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, और चलो सही, रीचेज द हाइट का मतलब है वो फिर यही है, सही है, हम ये मान लेते हैं कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी है, सही है। सो जीपी हम कह रहे थे। सर बोलो बोलो। हम्म। उन्होंने हमें हाइट दी हुई है, तो हम वो फॉर्मूला से तो निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल हमें भी दी हुई थी ऊपर। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वैसे? सर वो जो काइनेमेटिक्स वी का तो नहीं लगा स्क्वायर रहे गलती से? माइनस यू स्क्वायर। इक्वल्स टू 2a। नहीं मेरे बच्चा, Sir, वो A नहीं लगा equals to सकते। V minus नहीं ना UOT. मेरी जान, नहीं 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 लगा टाइम सकते हो तो नहीं यार है हमारे बच्चों, नहीं पास. लगा सकते हो, काइनेमेटिक्स ही लगा सकते हो ब्रो। यहाँ पे देखो, एयर रेजिस्टेंस उसने दे रखी है ना, एयर रेजिस्टेंस का मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, 9.81 नहीं होगी, समझ लो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, तुम्हें मैंने ट्रिक बताई रखी थी बचपन में, कि अगर तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सही है, अगर तो क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो तुम अंधे होके लगा दो काइनेमेटिक्स, कोई टेंशन नहीं है, राइट? अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तुम कुछ भी लगा सकते हो काइनेमेटिक्स से। बट अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है, देन यू आर नॉट अलाउड टू यूज द काइनेमेटिक्स, ओके? क्योंकि काइनेमेटिक्स के अंदर हम कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मांग रहे होते हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज ओनली पॉसिबल जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस ना हो, ओके? क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ ना बोलो प्लीज।
यस। अच्छा, मेरी आवाज़ कट के तो नहीं आ रही है? जी सर। चलो। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी मैंने थोड़ा बहुत खोला। कट है। ओके। 0.15 निकाल दो, कितना आ रहा है ये? सर इसमें वो वाला आपने एक दफा फॉर्मूला करवाया था हमें, जीपी प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स में काइनेटिक एनर्जी, इसमें वो वाला नहीं लगेगा? जीपी प्लस वर्क डन इक्वल्स सर टू 30.9। 30। ब्रो, वो इंक्लाइन प्लेन का मुझे लग रहा है जो तुम जैसा बता रहे हो। नहीं, देखो फार्मूला रिलेट होता है सिस्टम से। सही है। किसी भी कोई भी फार्मूला तुम देखोगे वो कोई ना कोई सिस्टम से रिलेट होगा, हर सिस्टम चेंज होगा फार्मूला चेंज होगा। सही है। तो वो मैंने किसी ना किसी सिस्टम के बारे में बताया होगा, तो आई डोंट नो। बट यस। खैर, तुम उसको उस सिस्टम के हिसाब से लगा सकते हो। ओके। कितना आ रहा है भाई, कितनी एनर्जी बता रहे हो? 31। 30 एग्जैक्ट 31 आ रही है? सर 30.9 है। 30.9 ले रहे थे, ओके अभी। अच्छा, ये हमारे पास आई थर्टी है पॉइंट जीपी। ओके नाइन ओके। सही है। ये हमारे पास आ गई है जीपी, लॉस इन जीपी, राइट। जो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास 47 थी। सही है। तो वो सारी की सारी कन्वर्ट होनी चाहिए थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, लेकिन वो नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि बीच के जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं जा रहा है। और डिफरेंस जा रहा होगा किसके अंदर? रेजिस्टिव फोर्स के अंदर। निकाल दो कितना आ रहा है। 16 बन रहा होगा, 17। 16.1। 16 बन, हाँ सही है, 16 ले लेते हैं। चलो, आगे आ जाओ भाई इब्राहिम, आगे आ जाओ। भाई समझ में आ गया ना, कोई मसला नहीं है किसी को? चलो, आगे आ जाओ, अगर नहीं है, आ जाओ। अब इतना टाइम लगाएगा तो कैसे काम चलेगा यार। द एवरेज फोर्स ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। ओके। एवरेज फोर्स तुम निकाल सकते हो। एफ, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। सर ओके। आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग हो रही है। ओके। अच्छा जी, चलो। अब काम चलाते हैं, देखो सही चल रहा है काम, अब सही आ रही है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी बहुत। यस। सो एनर्जी लॉस हमारे पास बाय द वे आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है वो 21 आ रही है। ये अब नेट का मैं क्या करूँ यार। खैर, तो मेरे पास जो सर इस एनर्जी आ क्वेश्चन रही। में आपने क्या सर किया? बोलो। ये क्वेश्चन को समझा देंगे, वो आपकी आवाज कट रही है। कौन सा पार्ट? पार्ट टू, पार्ट वन? ये जो भी कह पार्ट टू। देखो, पार्ट टू के अंदर उसने कहा कि द एवरेज फोर्स ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। सही है। सो हमने जो एयर रेजिस्टेंस के अंदर जो एनर्जी हमने जो एनर्जी लॉस थी वो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस के अंदर जा रही थी। सही है, उस एनर्जी को हमने यूज़ कर लिया और हमने रेजिस्टिव फोर्स निकाली, बस मैंने ये किया है। समझ पा रहे हो? सर एवरेज फोर्स के कितने फॉर्मूले? देखो, एवरेज फोर्स या तो आप चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम से निकाल सकते हो। सही है। मेनली वही फॉर्मूला है। सही है। यहाँ पे हम एवरेज फोर्स इस वजह से ले रहे होते हैं क्योंकि वर्क डन की फार्मूला के अंदर जो वो होता है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स आती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे और एयर रेजिस्टेंस के अंदर में भी फोर्स चेंज हो सकती है, रेजिस्टिव फोर्स है, राइट। तो वो कोई सर फिक्स नहीं आपकी होगी। आवाज कट रही है। यार अब मैं अपनी आवाज़ से कुछ नहीं कर सकता यार, ये नेट का मैं क्या करूँ। नेट ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना तो मैं, क्योंकि दूसरा वाला नेट उससे भी बेकार चल रहा है। सर बोलो बोलो। वो पहले वाले पेपर में जब एनर्जी लॉस का एक ऐसा सवाल था, आपने कहा था कि अगर लॉस लिखो तो ब्रैकेट में नेगेटिव लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे चलो लिख सकते हो। लॉस आपको बस बता देगा कि रेजिस्टिव फोर्स का लॉस है। सही, फिर उसमें लेकिन फिर आपने ये करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। सही, मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया हुआ है। सही है, तो मेरा लॉस मतलब मेरा लॉस वो खुद ही आ रहा है।
देखो लॉस जब उसने लिख दिया तो अब जरूरत नहीं है आपको नेगेटिव साइन लगाने की। अगर वो गेन इन एनर्जी लिखता और आपका आंसर नेगेटिव आ रहा था तो दिस शोज दैट कि वो एक्चुअली लॉस आ रहा है। क्लियर? सर आप बता जी रहे थे कि ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया है, आपकी आवाज उस वक्त देखो लैग हो गई थी, तो आवाज देखो नहीं। हम ये कहते हैं कि जो वर्क डन वाला फार्मूला है ना, इसके अंदर फोर्स जो आती है वो फोर्स कांस्टेंट होती है, राइट? कांस्टेंट होनी चाहिए। वर्क डन के अंदर जो भी फोर्स हम इस्तेमाल करते हो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट? लेकिन एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट चीज़ नहीं है, एयर रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, राइट? सो दैट इज़ वाई दे आर यूजिंग द वर्ड एवरेज फोर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट फोर्स, राइट? बस ये रीज़न है। सही हो गया? सो उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, वो थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया हुआ है, सही है? यानी थोड़ी सी करेक्ट फिजिक्स करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है। क्लियर है? जी सर। चलो आगे आ जाओ। हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। प्रेशर एक्सर्टेड, अच्छा जी। कौन रीड कर रहा है? दूसरे वाले इब्राहिम आप रीड कर लो जल्दी से। बस प्रेशर को अगर आप डिफाइन कर रहे हो, प्रेशर हम कह सकते हैं भाई फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है। अच्छा बाय द वे, अगर तुम स्ट्रेस को डिफाइन करोगे तो फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगे। ओके, बी केयरफुल। ओके, अगर फोर्स को डिफाइन कर रहे हो तो सर इसमें हम प्रेशर फॉर्मूला नहीं बता सकते? फॉर्मूला नहीं लिख सकते ब्रो, वो ए लेवल्स के अंदर बैठे हो। देखो द डेफिनेशन व्हेन डिफाइनिंग द प्रेशर, देख लो एग्जाम रिपोर्ट देख लो। व्हेन डिफाइनिंग द प्रेशर स्टेटमेंट ऑफ द रेशियो इज एसेंशियल। सही है। द यूज ऑफ द अनक्लियर टर्म फोर्स ओवर, रुक, देख रहे हो मेरी डेफिनेशन पे गालियां दे रहा है। फोर्स, सर आपकी आवाज अटक रही थी, आप वापस रिपीट करेंगे? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने कहा हुआ है कि रेशो रिक्वायर्ड है, तुम्हें लिखना पड़ेगा रेशो। सही है। फोर्स ओवर एरिया मैंने लिखा है, वो डिस्करेज कर रहा है। या तुम डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? सही हो गया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज़ अ रेशो फॉर फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है, पर यूनिट एरिया चलो चल जाएगा, या फोर्स ओवर एरिया वो भी चल जाएगा मेरे ख्याल से। सही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सही हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, ये दो चीज़ें ये दो पार्ट छोड़ दो, ये दो पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। ये दो पार्ट जो है वो अब A2 के अंदर जा चुके हैं। सही है, सो नाउ इन A2 एंड नाउ इन A2। सही है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। फोर तो निबट गया ऐसे ही मजाक मस्ती में। फिफ्थ पे आ जाओ। ये फिफ्थ तुम लोग में से ना बहुत सारे लोगों का वीक है। जैनब ज़रा रीड कर लोगी? जैनब तुम्हारा बहुत वीक है ये क्वेश्चन 5। अच्छा क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल State है? 3 conditions required. Yes, sir. ओके, पढ़ो। State 3 conditions required for maxima to be formed in an interference pattern produced by two sources of microwaves. ओके, क्या कह सकती हूँ? कुछ आइडिया आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? Mm-mm. नहीं। देखो इंटरफेरेंस जब भी आता है तो इंटरफेरेंस के लिए आपने क्या क्या चीज़ें बतानी होती है। इंटरफेरेंस के लिए तीन चीज़ें होती हैं कि भाई पहली चीज़, इंटरफेरेंस के लिए ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड है। सही है, ओवरलैप हो या मीट करे, दो वेव मीट करें। सही है। सो सबसे पहले तो आपने लिखना होता है कि भाई दे शुड मीट। सही है। दूसरी चीज़ कि आपके पास जो होगा वो उसका फेज डिफरेंस आप बता दो। सही है, फेज डिफरेंस आप बताओगे, two फेज waves डिफरेंस। should be coherent. यस, सही है। उस वो फिर आप कांस्टेंट फेज डिफरेंस कह सकते हो, या टू वेव शुड बी कोहेरेंट आप ये कह सकते हो। सही है। और आप जो वो पार्ट डिफरेंस बता दोगे। सही है, पार्ट डिफरेंस आप बताओगे। फिर वो सही हो गया। कोहेरेंट तो मास के लिए भी होगा। अबे करीब से तो आ यार, करीब तो आगे बोल। बोलो बोलो, वो दोबारा वेव बोलो। जब कोहेरेंट होती है तो वो मिनिमास के लिए भी होता है ना, या सिर्फ मैक्सिमास के लिए? नहीं, कोहेरेंसी का मतलब होता है सेम वेवलेंथ। तो जहाँ पे भी मैक्सिमम बनेगा तो तब भी वेव कोहेरेंट है, मिनिमम बनेगा तो तब भी वेव कोहेरेंट होगा, राइट? होगी। इवन के नॉन कोहेरेंट वेव में भी मैक्सिमम और मिनिमम बनता है, राइट? बट उसमें मैक्सिमम और मिनिमा का पैटर्न नहीं पता चलेगा आपको, समझ रहे हो सर आप हम इधर पोलराइजेशन के बारे में कह सकते हैं? पोलराइजेशन के बारे में क्या कहोगे? क्या कहोगे? पोलर। सेम पोलराइजेशन।
प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम हो, क्योंकि लाइट वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो यस वो पोलराइज हो सकती है, बट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, तब आप कैसे वो कह सकते हो आप, राइट? सही अच्छा है। सर, वो नेचर का लिख सकते हैं कि बोथ वेव शुड हैव द सेम नेचर। सेम, अब उसने क्या क्या रखा है ना कि माइक्रोवेव ही होनी चाहिए, तो फिर फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। जी जी। सही है, तो वो जरूरत अभी फिलहाल वो लिख सकते थे, बट क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा अगर लिखोगे तो, सही है। सो हम कह सकते हैं कि भाई टू वेव्स शुड ओवरलैप, सही है, should overlap at a point, okay। एंड दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि पहले पाथ डिफरेंस कहते हैं फिर फेज डिफरेंस कहते हैं, सही। सो पाथ डिफरेंस should be n lambda, or where n is equals to 1 2 3, okay। And phase difference should be should be n times 360, where n is supposed to be 1 2 3 and so on, right? सो ये तुम्हारे पास जो है ना फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की तुमने बात कर दी, सही है। तीसरी चीज़ क्या गई, अच्छा फेज डिफरेंस, अगर तो तुमने ये 2 पॉइंट बना दिया, कोहेरेंसी कह दो, सही है। सर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं लिख सकते? हाँ कह सकते हैं, टू वेव्स शुड बी कोहेरेंट, ओके। टू वेव शुड बी कोहेरेंट का मतलब है कि टू वेव शुड हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, राइट, कोहेरेंसी की डेफिनेशन है। या तुम ये लिख सकते हो कि टू वेव शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, तो आप वो भी आप कह सकते हो, राइट। सही हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी लिखोगे बट, सही है ना। यू कैन सर वेरी द जो ऊपर फ्रीक्वेंसी आपने बट लिखा सेम फेज होनी डिफरेंस, चाहिए। क्लियर, क्या बोल रहे हो? जो ऊपर आपने लिखा फेज डिफरेंस शुड बी एन 360, हम्म। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये सेम ही चीज़ है? नहीं नहीं, अलग अलग चीज़ है। देखो, कोहेरेंसी का मतलब होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी दो यानी एक बंदा जो है ना, अगर मान लो दो बंदे चल रहे हैं, सही है, दोनों बंदे के बीच में ना डिफरेंस है 10 मीटर का डिफरेंस है, राइट। और वो दो बंदे सीधे जा रहे हैं आला तूल, सही है, दोनों बंदों के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस है, सही है। अभी जो 10 मीटर का डिफरेंस है ना, ये बेसिकली पाथ डिफरेंस हुआ, सही हो गया, पाथ फेज डिफरेंस ही पाथ डिफरेंस हुआ, सही है। अगर तो ये डिफरेंस मेंटेन है, ये डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, सही है, ये फिक्स है, तो इस चीज़ को हम कोहेरेंसी कहते हैं, सही है। कि जो दो बंदे हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, हर जगह पे वो जा रहे हैं, राइट। इसी तरह से जो दो वेव होंगी उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम एंगल के टर्म में निकाल लेते हैं, जिसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं, सही है। तो जो फेज डिफरेंस होगा वो अगर फिक्स होगा किसी भी 2 पॉइंट पे, तो हम उसको कोहेरेंट कह रहे होंगे, राइट। समझ पा रहे हो? अब अगर तो वो दो वेव इस तरह से है कि भाई एक वेव जो है ना पहले जनरेट हो गई, और फिर जब वो एक वेव अपनी सोर्स से पूरी एक कंप्लीट ऑसिलेशन जनरेट कर दी, तो दूसरी वेव जनरेट हो रही है, सो इसका ये क्या मतलब है कि फेज डिफरेंस हो गया 360 डिग्रीज का, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हो गया? यस। एनी प्रॉब्लम? आगे चले? सर इसकी मार्किंग स्कीम दिखाएंगे? मेरे को दिखा रहे थे, एग्जामिनर रिपोर्ट भी चेक करेंगे। अच्छा, वेव ओवरलैप मीट सुपर इम्पोज। अच्छा, पिछले पेपर में गाली दे रहे थे सुपर इम्पोज मत लिखना, बट यहाँ पे कह रहा है, ओके। कोहेरेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस कोहेरेंस है, कोहेरेंट है, सही हो गया। और नॉट कांस्टेंट लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, सही है। सेम होना चाहिए, कांस्टेंट मत लिखना, गलत तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो, सही है। पाथ डिफरेंस आपको बता दिया, फेज डिफरेंस बता दिया, सेम डायरेक्शन, पोलराइजेशन अगर हाँ सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगा, सही है। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख ले, दिखा देते हैं आप लोग को। द नेसेसरी कंडीशन, that is coherency, superposition, and phase and path difference for maxima, were stated in many answers, but frequently there were lack of clarity.
when referring to the phase, it was not made clear whether the source or the wave are being considered. Okay, some candidate did quite correctly considered polarization. Okay, बहुत कम, मैंने भी नहीं कंसिडर की. ओके फाइन, चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो ब्रो. आपको माइक्रोवेव की वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपसे पूछ रहे हैं कि शो दैट. ओके, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा लो, सही है. सो आप कह लो फॉर माइक्रोवेव, फॉर माइक्रोवेव स्पीड आपके पास होनी चाहिए 3.0 एक्सपोनेंट 8, राइट, 3 एक्सपोनेंट 8, सही है. और फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 12 एक्सपोनेंट 9, और लैम्डा आपके पास आ जाएगा यहाँ से. सही हो गया, निकाल दो भाई लैम्डा कितना आ रहा 0.025। है. 0.025. अब देखो ये बाय द वे बहुत ज़्यादा नंबर दे रहे हैं, तीन तीन नंबर दे रहे हैं शो दैट वाले क्वेश्चन में. इसका मतलब है कुछ खतरा है, हमारे भी शायद कोई ना कोई नंबर कट रहे हो मे भी. चल नहीं, अगर इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें, तो एग्जामिनर में क्या बता रहे हैं एग्जामिनर. It was simple derivation. A small minority of the can involve the speed of sound. Other gave an incorrect power of 10. Okay, fine. चलो भाई आगे आ जाओ. ज़ैनब रीड कर लोगे प्लीज. Two slits S1 and S2 are placed in front of the microwave source M, described in B as shown in figure 5.1. The distances S1O and S2O are equal. The microwave detector is moved from O to P. The distance S1P is 0.5775 meters, and the distance S2P is 0.90 meters. Okay. The microwave detector gives the maximum reading at O. State the variation in the readings on the microwave detector as it is slowly moved along the line from O to P. मैक्सिमम रीडिंग एट 0. ओके. अच्छा, पी पे बाय द वे क्या होगा, पी पे उसने बताया हुआ है कि सर वो हम नहीं बताया हुआ है पावर उसने. डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं ना, हाँ वही कंस्ट्रक्टिव है वही या डिस्ट्रक्टिव। वही चीज़ करनी पड़ेगी हमें. सो अच्छा जी, सो उसने ये तो बताया हुआ है कि भाई ओ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सही है. पी के लिए हम निकाल लेते हैं भाई पाथ डिफरेंस. अगर हम निकालें पाथ डिफरेंस का मतलब है माइनस कर लो दोनों को. सो पाथ डिफरेंस वुड बी 0.9 माइनस 0.75, सही है. सो इससे तुम्हारे पास आ जाएगा 0.15 0.15 तो एन हाफ लैम्डा है ना। है. ये बेसिकली आपके पास आया एन लैम्डा, राइट. अब यहाँ से अगर आप देखो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ पीछे दे रखी है, राइट. सो आपको पता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एन लैम्डा, राइट. आप एन निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर एन जो है 1 2 3 आ रहा है, तो आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. ओके. तो क्या तुम लोग को मेरी आवाज़ आ पा रही है. चलो. सो यहाँ पे आपके पास जो पाथ डिफरेंस आ गया 0.15 का आ रहा है, डिवाइड कर लोगे 0.025 से, सही है. सो तुम्हारे पास जो है ना वो आ जाएगा. 6 सर आपकी आवाज शुरू से गई हुई थी, आप समझा देंगे। ओके. देखो मैंने समझाया कुछ नहीं, बस मैं ये सॉल्व कर रहा था, सही है. कि अगर आपने n की वैल्यू निकालनी थी, बस आप n की वैल्यू निकाल के ये देख लो कि भाई आपके पास जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सही है. समझ पा रहे हो. देखो
पी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एन एन मेरे पास आ रहा था 6, यानी ये यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा वो पार्ट डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा 6 लैम्डा का, राइट। और यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस था, यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो 0 लैम्डा का होना चाहिए, राइट। सो तुम बता सकते हो बीच में कितने लैम्डा का पार्ट डिफरेंस हुआ होगा, या बीच में कितने बीच में कितने मैक्सिमाज आए होंगे, कोई बता सकता है? यस, एनीबॉडी? बीच में कितने पार्ट डिफरेंसेस आए होंगे, कितने वो आए होंगे, मैक्सिमाज आए होंगे, कोई बता सकता है प्लीज? यस, एनीबॉडी? देखो पहला पहला जो मैक्सिमा होगा वो होगा 0 पे, दूसरा मैक्सिमा होगा लैम्डा 1 लैम्डा पे, तीसरा जो मैक्सिमा होगा वो 2 लैम्डा पे होगा, चौथा जो मैक्सिमा होगा वो 3 लैम्डा पे होगा, पांचवा जो मैक्सिमा होगा वो 4 लैम्डा पे होगा, और छठा जो मैक्सिमा होगा वो 5 लैम्डा पे होगा, राइट। और ये सातवां मैक्सिमा है, राइट। क्लियर हो गया? क्योंकि तुम्हें पता है कि यंग्स डबल स्लिट के अंदर जो पाथ डिफरेंसेस हैं फॉर द मैक्सिमा वो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा पे चल रहे होते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो तुम ये कह लो कि भाई द अच्छा जी, द पाथ डिफरेंस एट p is 6 lambda, which shows the maxima at p। पहली बात हो गई, सही है। अब उसने ये आपसे कहा हुआ है कि is slowly moved along the line from p to p o to p, right। so o to p में सीरीज ऑफ मैक्सिमा आ रहे हैं, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि भाई रीडिंग ऑन द माइक्रोवेव डिटेक्टर पे आपने बताना है, राइट। सो as it move from o to p, there will be there will be six 6 maximas, maxima and minimas। 6 या 7? पर अभी तो 7 का। ब्रो पी को तो बता दिया ना अलग से, बाकी रिमेनिंग 6 लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। या तुम 7 कह दो, 7 कह दो और और आसानी रह जाएगी, टोटल चलो नहीं बताएंगे। कह दो, कह दो, कह दो, सही हो गया। तो चलो 6 मैक्सिमा एंड मिनिमा, सही हो गया। ओके जनाब, तीन तीन नंबर में काफ़ी है, पहले आपने पी के लिए कैलकुलेट कर लिया, सही है। और फिर दूसरे में आपने ये बता दिया 6 मैक्सिमा और मिनिमा आ रहे हैं, सही। चलो मार्किंग की देख लेते हैं, मार्किंग की में क्या बोल रहे हैं। मैक्सिमा एट पी हमने बता दिया, कैलकुलेट भी कर लिया, राइट। सेवरल मिनिमा और मैक्सिमा, अच्छा उन्होंने एक नंबर इस चीज़ का दिया हुआ है। काउंटिंग का उन्होंने फिर 5 6 बिटवीन ओ एंड पी, सही है। ओ एंड पी इंक्लूड नहीं करें, 7 और 6 बिटवीन इंक्लूडिंग ओ एंड पी, ओके फाइन जी चलो। देखिए, मिनिमम 6 आ रहे हैं। हम्म अगर बना के देखें तो 0.5 और 1.5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं एक टोटल। मिनट यहाँ पे, वेट वेट वेट, सही है, तुमने सही हाईलाइट किया, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, सॉरी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। सो मिनिमा मिनिमा भी कह देते हैं। सो 7 मिनिमा एंड 6 मिनिमास एंड 6 मिनिमास, सही हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, कोई मसला किसी को समझ में आता है? ऊपर से जा रहा है, कितनों के ऊपर से जा रहा है, नहीं सच्ची बताओ प्लीज। यस, राफे समझ में आ रहा है, जैनब समझ में आ रहा है, तुम लोग के ऊपर से जा रहा है, मनाइल समझ में आ रहा है तुम्हारे? यार ये जो लोग चुप बैठे हुए हैं इनका मुझे खतरा है। एक तो सारा मेरी आवाज़ कांप रही है, दूसरा जो है, खैर आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि माइक्रोवेव सोर्स M is replaced by the source of the coherent light, okay। State the two changes that must be made to the slit in order to observe the same fringe pattern, okay। तुमने वेवलेंथ, माइक्रोवेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है
और विजिबल लाइट की वेवलेंथ कम होती है, राइट। सो अगर तुम वो देखो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर एस, सही है। तुम्हें ये चीज़ सेम रखनी है, यू वांट द फ्रिंज पैटर्न टू बी सेम, राइट। तो फ्रिंज पैटर्न सेम, अच्छा आपने लैम्डा को चेंज कर दिया, राइट। आप डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन वो क्या कर सकते हो, अच्छा आपने लैम्डा को बेसिकली इंक्रीज किया, लैम्डा को इंक्रीज किया है, नहीं लैम्डा को डिक्रीज किया आपने, सही। सो लैम्डा को आपने डिक्रीज कर दिया, अबे यार, ओके। सो जब आप लैम्डा को सर डिक्रीज सवाल करो, में तो ये नहीं बोला हुआ कि सेम टाइप ऑफ, क्या चीज़ सेम क्या, सवाल में तो नहीं बोला हुआ कि सेम इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए। अबे वो तो कह तो लाइट के बारे में कह रहे हैं, कोहेरेंट लाइन। state the two changes that must be made to the slit in the figure slits in the figure 5.1 in order to observe an interference pattern। अच्छा ये कह रहे हो कि सेम नहीं बोला हुआ, जी। अच्छा सही है सही है सही एक्स है, तो कांस्टेंट नहीं कहा उन्होंने। अच्छा सॉरी सॉरी सही है, मैंने उसको कॉन्सेंट पढ़ लिया था, सॉरी। अच्छा जी, तो सही है, टू ऑब्जर्व एन इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके। फिर हम क्या कर सकते हैं, सर वो स्लिट्स का कह रहे हैं, स्टेट टू चेंज एंड मस्ट मेड टू द स्लिट्स। है ना। देखो स्लिट्स के साथ आप दो काम कर सकते हो, आपके पास ये जो स्लिट का जो डिस्टेंस इन्होंने पहले रखा हुआ होगा, ये जो यानी जो स्लिट की जो विड्थ इन्होंने पहले रखी होगी, या जो स्लिट सेपरेशन पहले रखी होगी वो माइक्रोवेव के हिसाब से रखी होगी, राइट। और लाइट के हिसाब से आपको कम करनी पड़ेगी, सही हो गया, पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास माइक्रोवेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये जो स्लिट होगी वो आपके पास बहुत मोटी होगी, तो आपको उसको थिन करना पड़ेगा, ब्रॉड वो करना पड़ेगा, पतला करना पड़ नैरो नैरो करना पड़ेगा, सही है। ये आपके पास दो चीज़ें चेंज कर सकते हो, सही है। एक तो स्लेट को करीब करीब करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ से डिफ्रैक्शन होना है, राइट। डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि वेवलेंथ, जो भी इंसिडेंट वेव है उसकी वेवलेंथ और जो स्लिट सेपरेशन है वो तुम्हारे पर बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो पहले माइक्रोवेव के हिसाब से रखी हुई थी, अब तुम्हें उसको कम करनी पड़ेगी, राइट। एंड द सेकंड केस इज जो डिफ्रैक्शन होगी वो इस एज से होगी, सो तुमने एज को पतला करना पड़ेगा सो दैट इट वुड हेल्प इन प्रॉपर डिफ्रैक्शन, ओके। चलो, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई डिक्रीज द स्लिट सेपरेशन, सही हो गया, एंड सर अगर वो लाइट नहीं होती और कोई और होती तो फिर। वेवलेंथ बताओ फिर, वेवलेंथ बताओगे उसी हिसाब से डिसाइड होगा ना। देखो उन्होंने लाइट बता रखा है, लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो उससे कम होती है, माइक्रोवेव से कम होती है, राइट। तो माइक्रोवेव से कम है, इसी वजह से मैं सिर्फ सेपरेशन कम कर रहा हूँ। रेडियो वेव तुम इस्तेमाल कर लोगे तो ये जो कि माइक्रोवेव से ज़्यादा है, तो हम जाहिर बात है हम फिर उसका वो करेंगे, क्या बोलते हैं, हमें फिर उसकी स्लिट विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, राइट, इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिक्रीज, सही। स्लिट विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा ना कि कम करना पड़ेगा, राइट। तो ये आगे का कॉन्सेप्ट, सही। सो डिक्रीज द थिकनेस, थिकनेस कोहेरेंट लाइट का सर मतलब ये विजिबल लाइट की बात हो रही है। कोहेरेंट, मतलब आप वेवलेंथ से रिलेट कर रहे हैं तो मतलब हम्म, विजिबल लाइट इसको कंसिडर करें। हाँ जी। देखो कोहेरेंट उसने बोला भाई इस वजह से है, क्योंकि ना कोहेरेंट अगर नॉन कोहेरेंट लाइट होती, पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हारे पास यहाँ पे तो उसने एक एम की माइक्रोवेव सोर्स दी है, वो वेव जनरेट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर तुम कोहेरेंट लाइट सोर्स ले रहे हो तो इसका मतलब है कि वो एक ही लाइट सोर्स है, राइट, तुमने यहाँ पे लगा दी, सही है। अब उससे जो है ना तुमने वो करना है, क्या बोलते हैं, उससे जो है ना तुमने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है। तो उसके लिए जब तुम जो भी लाइट यहाँ से निकल रही है अगर उसकी वेवलेंथ छोटी है और वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही, तो वो यहीं पे आके ब्लॉक हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको उसकी स्लेट सेपरेशन को कम करना पड़ेगा। और कोहेरेंट लाइट का मतलब ये है कि भाई आप जो हो वो दो ऐसी लाइट ले लोगे कि जिससे
आपके पास कंसिस्टेंट कोहेरेंट पैटर्न जनरेट हो, राइट? यानी यहाँ पे अगर ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पे डार्क हो, यहाँ पे ब्राइट हो, यहाँ पे डार्क हो, एक फिक्स फ्रिंज सेपरेशन के साथ होना चाहिए, राइट? ये मतलब है, सही। ये बेसिकली हेल्पफुल होगा हमारे लिए अगर हम कोहेरेंट लाइट लेते हैं, सही। कोहेरेंट लाइट का एसएच वो फ्रिंज पैटर्न पे आपको फर्क दिखेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया, राइट? अगर नॉन कोहेरेंट लोगे तो इनकंसिस्टेंट पैटर्न दिखेगा, राइट? एक्स जो होगा वो सेम नहीं रहेगा, हर जगह पे चेंज होता रहेगा। क्लियर? चलो, डिक्रीज थिकनेस ऑफ द स्लिट्स। अभी आवाज़ सही आ रही है मेरी, या कट के आ रही है? अभी भी स्टिल प्रॉब्लम है? सर बेहतर अभी है। सर चलिए, नैरो कह रहा है सही है। अलाउ टिल्टिंग द स्लिट्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। पूरा सिंपल। अच्छा, और देखते हैं कि एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कह रही है। um, other form of energy। अच्छा, नहीं सही है। So many answer did include the narrower slit placed closer to the together. It was common to find that the question had not been read carefully, and consequently changes other than those to the slit were suggested. Candidate do need to be encouraged to be precise. Vague answers such as "make the slit smaller" do not make it clear as to what aspect of the slit is being considered. Okay, so be careful guys कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जनरल नहीं लिख रहा है, you have to be specific, okay? Specific with the question। चलो, आ जाओ भाई। एक ये है, और चलो हो गया, ये कदम कंप्लीट हो गया। चलो, कौन रीड कर रहा है? मुबीन रीड कर लो ज़रा, मुबीन। बल्कि नहीं, मुबीन से नहीं करवाते, मनाइल से करवाते। मनाइल रीड कर लो ज़रा, तुम लोग क्वेश्चन पूछो, वो बेचारी खामोश बैठी है। The resistors A and B have resistance R1 and R2 respectively. The resistors are connected in series with a battery as shown as figure 6.1. The battery has an electromotive force E and zero internal resistance. State the energy transformation that occurs in the battery. क्या होती है, कुछ बता सकती हो प्लीज़? Chemical to electrical. केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ओके, स्ट्रेट अवे, ओके, वेरी गुड। आगे आ जाओ। And in the resistors, it's electrical to heat. गुड, सही है, आगे चलो। The current in the circuit is I. State the rate of energy transformation in the battery. हम्म रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैटरी मीन्स यू हैव टू, अच्छा, रेट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, बाय द वे? Power. वेरी गुड। सो बेसिकली पावर की इक्वेशन बना एनर्जी दो। पर टाइम ओके, पावर होता है ना वो। रेट ऑफ एनर्जी पावर। सो जी पावर की सर। इक्वेशन बना दो। सही है। सो पावर इज इक्वल टू वी आई कह देते हैं, राइट? सही हो गया। Yeah. वोल्टेज, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, हमें वेरिएबल वही यूज़ करने होंगे जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ये लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, सही है? क्योंकि इसमें वोल्टेज इन्होंने कहीं पे वी से कुछ भी रेफर नहीं किया हुआ। ई रेफर किया हुआ है, तो आप ई कह सकते हो, ई कह सकते हो, ई। सही है, ई हमारे पास हो जाएगा। और हाँ जी, सही है क्या? और ओके, देखो ये इस चीज़ का ना प्लीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ उसने सर इधर रेफर की हुई है, हमें फॉर्मूला लगाना है। बस ये स्टेट स्टेट आपको वो कोई इक्वेशन बताने का कह रहा है कि कोई इक्वेशन बता दो। सही हो गया। ओके। चलो, और अगर आगे देखो, द रेजिस्टर ए, यानी स्टेट द सर रेट इधर ऑफ आई एनर्जी। स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हो आई स्क्वायर इंटू, लेकिन फिर उसमें रेजिस्टेंस को आपने पूरा लिखना होगा कि यहाँ पे R1 और R2 को ऐड करोगे, ओके? सो अगर आप लिख रहे हो आई स्क्वायर टाइम्स R1 प्लस R2, तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क, ओके? अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हो आई स्क्वायर आर, तो ये आर क्या मतलब होगा, इसकी एग्जामिनेशन बोर्ड में तुम्हें दिखा दूँ, वो तंग कर रहा होगा, सही है? सो एक मिनट, अच्छा, आर के लिए अगर रजिस्टर ए के लिए रखोगे, तो उसके लिए तुम लिख लोगे कि, अच्छा, उसके लिए क्या लिखें, कोई बता सकता है? क्या मैं उसके लिए ई टाइम्स आई सर लिख ई सकता हूँ? स्क्वायर ओवर आर। ई स्क्वायर ओवर आर। ओके, नहीं, गलत हो गया, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो ई जो है, सर हमारे पास
ई जो है वो इस पे और इस पे साथ ओके साथ ड्रॉप हो रहा है ना, तो जी आप नहीं सर। कह सकते हो ऐसा। अगर पैरेलल सर्किट होता तो आप कह सकते थे। तो सही है, ए दिस आई इज इनकरेक्ट। सॉरी, दोबारा बोलो। आई ए स्क्वायर आई नहीं हो सर सकता। आई स्क्वायर आर सही है। आर, कौन सा लेकिन R1? ए आई क्यों बोल रहे हो बे? मतलब ए रेजिस्टर ए का रेजिस्टेंस ने R1 दिया हुआ है, ओके। सही हो गया। रेजिस्टर ए का जो है उसने रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, तो इस वजह से हम आई स्क्वायर R1 लिख सकते हैं। क्लियर। और अगर हम इसको चेक भी कर लें, उसको एग्जामिनर रिपोर्ट से चेक करते हैं क्या कह रहे हैं एग्जामिनर। अच्छा जी, many candidates should be encouraged to quote the relevant formula at the start of any determination. Many answers involve the jumble of the number and the letter without any explanation. This a significant number of candidates gave their answer as a ratio of the resistance without any consideration of the same current in the resistors. Okay. अच्छा सॉरी, उल्टा हो गया, गलत हो गया, बी पढ़ना है हमें। वीकर कैंडिडेट फाउंड डिफिकल्ट विद दिस क्वेश्चन, देयर कंफ्यूजन बिटवीन पावर एंड द एनर्जी, फ्रीक्वेंटली जनरल एक्सप्रेशन वर कोटेड दैट डिड नॉट इंक्लूड द ER1 और R2, राइट। सो तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। कि तुम ये इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हो, सही है। चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज। The resistors are made from metal wires. Data for the resistors are given in figure 6.2. Use the information from 6.2 to determine the ratio power dissipated in A over power dissipated in B. अच्छा मुझे बता सकती हो कि कौन सा पैरामीटर जो है दोनों रजिस्टर के अंदर सेम रहेगा बाय द वे? Current. गुड। तो अगर हम ये कह रहे हैं पावर डेसिपेटेड इन ए ओवर पावर डेसिपेटेड इन बी, सो हम ये कह सकते हैं पावर डेसिपेटेड इन ए ओवर पावर डेसिपेटेड इन बी, सही है। फिर उसके बाद पावर डेसिपेटेड इन ए का मतलब होगा आई स्क्वायर आर ए, सही है, यानी R1 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर R2, राइट। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है, राइट। अच्छा R1 हमारे पास क्या है, रो एल ओवर ए, राइट। और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट अवे, अच्छा ए की जगह हम पाई डी स्क्वायर और 4 में ऊपर लिख रहा हूँ, ओके। एंड डिवाइडेड बाय जो आर बी है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रो, सॉरी रो ही चेंज कर दिया उन्होंने, रो ओवर 2, सही हो गया, टाइम्स एल ऐसा ही है, ओवर 2D, तो पाई डी स्क्वायर हो जाएगा स्ट्रेट अवे, राइट। बच्चों क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो 4 रो एल over pi d square and whole thing divided by rho l। और सर आपको 4 कैसे मिल रहा है ए में? अबे वो मैंने d डायमीटर दे रखा है ना, तो मैंने उसको एरिया को डायमीटर कन्वर्ट किया हुआ है, पाई पाई डी स्क्वायर ओवर 4 से। ये होता है ना भाई, मैंने एक्सपेंड करके सॉल्व किया हुआ है। मैं यहाँ पे 0.5 लिखता हूँ सर अपनी 8 आ आसानी रहे के लिए। थे। जी भाई, प्लीज। क्या कह रहे हो? रेशियो 8 आ रहे। नो आइडिया ब्रो, मैं देखता हूँ, शायद 4/1 डिवाइडेड बाय 0.5/1, ओके। सो हाँ जी, 8 बनना चाहिए उससे, सही है। सो 8 बनता है, 8.0। चेक भी कर लेते हैं, मेरा तो 8 आ रहा है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे रीड करो प्लीज। Resistors A and B are connected in parallel across the same battery of EMF E. Determine the ratio power dissipated in A over power dissipated in B. अब क्या चीज़ सेम रहने वाली है? यस, बता सकती हो? Potential difference. वेरी गुड। सो अब आपने कहा कि यानी दोनों पे जो है ई स्क्वायर ओवर R1, सही है, डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर ओवर R2, राइट।
सो ई वन से कैंसिल हो गया एंड ये आपके पास बच जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1, राइट। एंड R2 आपके पास हो जाएगा ये बेसिकली 1/8 हो जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है 1/8 स्ट्रेट अवे। तुम लोग को लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है 1/8 हो वो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा ना, बस हाँ जी। जी रेसिप्रोकल हो सर, जाएगा। 1/8 सो सो ये हो जाएगा 1/8 स्ट्रेट अवे हमने लिख दिया, सही है। सो 1/8, 1/8 को आंसर में मत लिखना प्लीज़, ओके। सही हो गया, ये तो हमारे पास बन जाएगा। सही है, देख लेते हैं। हैंस द रेशियो, अच्छा सही है, सही है, सही है, सही है। और अगर तुम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लो, देयर वर सम आंसर्स दैट वर एक्सप्लेन्ड इट एडिक्वेटली बट कॉमन फाइंड वाज नॉट अप्रिशिएटेड सेम विद डिफरेंट करंट्स, ओके फाइन, सही है। उसमें ऐसे कुछ कुछ बात नहीं कह रहे। चलो आगे आ जाओ भाई, लास्ट लास्ट पार्ट है। कौन रीड करे? हसाम रीड कर लो जरा प्लीज। Describe the two main results of the alpha particle scattering experiment. मेन रिजल्ट्स। So most of us was empty. देखो रिजल्ट्स का मतलब ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन और नहीं है। वो तो न्यूक्लियस कंक्लूजन का हो गया ना। चार्ज होता है कोई। अम, अच्छा, अबे रिजल्ट्स बताओ ना, ऑब्जर्वेशन बताओ ना। Most of the हम्म, particle did not deflect. ओके। मोस्ट ऑफ, And some of the particles deflected more than 90 degree. परफेक्ट, पार्टिकल्स गोes आउट, डिफ्लेक्शन, ओके। आप कह रहे हो कि सम ऑफ द पार्टिकल, देखो कुछ होते हैं वो लेस देन वो होते हैं, और कुछ होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं, राइट। सम ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्ट at some angle, okay, between 0 and 90, okay, and very few of them reflected more than 90 degrees, okay। आगे आ जाओ, ये कंक्लूजन पूछ रहे हैं यहाँ पे। Relate each, पढ़ो पढ़ो। relate each of the results in A with the conclusions that were made about the nature of atoms. ओके, तो सर पहले वाले का होगा कि most of the atom is empty, वेरी गुड। मोस्ट और ऑफ, दूसरे वाले का nucleus is charged. गुड हो गया। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड न्यूक्लियस इज चार्ज्ड, परफेक्ट। अच्छा जनाब, सही है। कंपेयर द एटम कंसंट्रेटेड स्मॉल, सही है। इन्होंने कहा वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन फ्यू और deviated small angle, okay, or very small proportion few deviated by large angle, small angle described as less than 20, less than 10, and large angle is okay fine। इन्होंने स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल को डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो हम भी कह सकते हैं, राइट। तो हमारा आंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सही है, ये हो जाएगा बस। सम एंगल, जो कि आप कह सकते हो लेसर देन 10 डिग्रीज। चलो, तो अच्छा जी, यहाँ तक हमारी जो कहानी थी पासिवर की वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब देखो एक चीज़ ज़रा सुन लो प्लीज़, होमवर्क से रिलेटेड है, और वो ऐसी चीज़ है कि